यूएस का काफ़ी प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि आप हमारे जीएम सीड्स लीजिए। अभी इसके ऊपर रिसर्च होनी बाकी है और इसको जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहिए, ये मेरा। क्या आपको लगता है कि 2030 तक जो सरकार का टारगेट है कि आत्मनिर्भर करना है खाद्य तेलों के अंदर, वो संभव नजर आता है? अगर मस्टर्ड पे थोड़ा सा भी और ध्यान दिया जाए 5-6 साल में काफ़ी फर्क पड़ सकता है और हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। हम और इंडस्ट्री उसको ठीक से पॉपुलराइज नहीं कर पाई। आज सिचुएशन ये है कि 100 लाख से ऊपर फसल हो रही है, 120 लाख टन भी हुआ, 115 भी हुआ, फिर भी हमारे पास सरसों नहीं है। 2026 के अंदर में आप प्रोडक्शन का साइज क्या देखते हैं मस्टर्ड का? मैं नहीं समझता कि इस बार हमारा सोयाबीन में कोई हिट आने वाला है। ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है सरसों भारत को। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, इस बार मस्टर्ड के किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। तिलहनी फसलों पर हम बात करेंगे। कौन सा खाद्य तेल यहाँ पर तेजी की बुहार लेकर के आने वाला है? क्या सरसों के अंदर आई तेजी बदस्तूर जारी रहेगी? मूंगफली क्या कहती है, सोयाबीन क्या कहता है, और साथ ही साथ डीडीजीएस वर्सेस डीओसी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुरेश नागपाल साहब, जो कि चेयरमैन है कोइट से। सुरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी, दोनों के नाम बड़े सिमिलर हो गए। और सबसे पहले सरसों तेजी आई है, एक बुलरन आया है, क्या लगता है बदस्तूर जारी रहेगा? सरसों की तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी डिमांड सरसों के लिए बढ़ी है। लोगों का विश्वास सरसों में जागा है और सरसों की डिमांड बढ़ी है। इस वजह से सरसों में थोड़ा बाजार तेज हुआ है। और इसका एक वजह और भी है कि किसान के पास सरसों का एक अच्छा स्टॉक है, जिसकी वजह से वो कम हुई, आवक कम हुई और सरसों के तेल में तेजी आई। और एक दूसरी वजह इसकी ये है कि सरसों का खल जो पिछले साल 2600-2700 रुपये बिक रहा था, इस बार सरसों का खल जो है वो 2100 और 2200 रुपये के बीच में है। अच्छा, ये एक सब सरसों के तेल की तेजी जो है, ये एक सबसे बड़ी वजह है उसके लिए। अच्छा, जो मुझे लगता है। यानी आपको ये लगता है कि केक के प्राइसेस डाउन होने की वजह से उसकी डिमांड रेज हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हुए? केक की डिमांड कम होने की वजह से उसका प्राइस कम हुआ है। अच्छा, क्योंकि आपने डीडीजीएस की जैसे बात करी, डीडीजीएस से कैसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है हमारा पिछले 2 साल से, ठीक है, जो हमारे कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, इन सबको फिलअप कर रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो खल की कंजप्शन है वो कम हुई है। खल की कंजप्शन कम होने की वजह से हमारे को 500 रुपए का लॉस खल में हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से 15 रुपए किलो का इम्पैक्ट सरसों के तेल के ऊपर आया है। ओके, जो कि अभी नजर आ रहा है। ठीक है। हमने अभी ये देखा है कि गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट है कि भारत को तिलहनी फसलों के अंदर, खाद्य तेलों के अंदर आत्मनिर्भर किया जाए। हमारा तकरीबन 60% जो डिपेंडेंसी है वो विदेशों के ऊपर पे डिपेंड करती है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2030 तक जो सरकार का टारगेट है कि आत्मनिर्भर करना है खाद्य तेलों के अंदर, वो संभव नज़र आता है आपको? देखिए, गवर्नमेंट पिछले 3 साल से 4 साल से तेलों के ऊपर और दालों के ऊपर आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। और उसके लिए ऐसा नहीं है खाली बात हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए के करीब जो है, 13,000 करोड़ रुपए पहले पाम प्लांटेशंस के लिए दिया गया है। अब क्योंकि पाम की फसल 7 साल में मैच्योर होके आती है, तो उस पर काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ अगले 3-4 साल में आपको उसकी प्रोडक्शन और ये सब दिखने लगेगा। तो एक हमारे को बहुत बड़ा जो इंपोर्ट हमारा 60 से 70%, 65% हो रहा है पाम ऑयल, खासतौर पर सीपीओ का, जो हम 10 लाख टन के आसपास बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं 1-2 लाख टन का कमी आएगी। अच्छा, दूसरा मिशन मस्टर्ड शुरू किया है गवर्नमेंट ने, वो भी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि इसमें जो है आपको प्रोडक्शन बढ़ेगी। और सरसों ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से हमें 40% तेल, अगर हम सॉल्वेंट के थ्रू निकाल लें और एक्सपेलर से निकाल लें, तो 40% तेल इसमें अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा ऑयल वाली क्रॉप है। तो इसमें भी मैं समझता हूँ अगर मस्टर्ड पे थोड़ा सा भी और ध्यान दिया जाए, तो इसमें हम आने वाले 2030 की हम बात कर रहे हैं, 5-6 साल में काफ़ी फर्क पड़ सकता है और हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। आपने पाम ऑयल की बात की, पाम ऑयल की बात की, सीपीओ की बात की। इंडिया के अंदर जो पाम के ऊपर पे गवर्नमेंट का फोकस है, प्लांटेशन हो गई है, कितना प्रोडक्शन आप मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर से आना शुरू हो जाएगा और 2030 तक कितना प्रोडक्शन आ जाएगा? देखिए सर, अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाम की प्लांटेशन चल रही है,
और इसको मैच्योर होने में अभी 3-4 साल लगेंगे। ठीक है। हम 2030 की अगर बात करते हैं तो 2030 तक इसका हमारे को अच्छा एक रिजल्ट मिलने लगेगा, जो आने वाले टाइम में हमारी जो इंपोर्ट की वो जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को, कम। लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है, तब तक डिमांड और इंक्रीज होगी। लेकिन लोकल जो इंडिजिनस ऑयल है, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। और आने वाले टाइम में मस्टर्ड की हमारी वो बढ़ेगी। देखिए आप पिछले 5-6-7 साल में मस्टर्ड की क्रॉप हमारी 50-55 लाख टन हुआ करती थी किसी टाइम में। आज हम वापस 115 लाख, 110 लाख, 115 लाख के आसपास आ गए हैं। तो और बढ़ेगी ये। ओके। हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, इस बार मस्टर्ड के किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। आज सरसों जो है 7,000 रुपये के आसपास हो गई, जो कि एमएसपी के ऊपर है। पिछले साल एमएसपी से नीचे रही 2-3 महीने, फिर उसके बाद ठीक हुआ। इस बार भी थोड़ा सा 1-2 महीने एमएसपी के नीचे रही और उसके बाद अच्छी अभी करंट आया है, उसके अंदर करंट आया है, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन सोयाबीन से विमुख हो रहा है किसान, अब सोयाबीन से शिफ्ट होना चाह रहा है, क्योंकि सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं एमएसपी के नीचे, उसको आप किस उसमें एक देखिए सर, सोयाबीन में सिर्फ 18% तेल निकलता है और सोयाबीन में जो डीओसी है वो 82% निकलती है। डीओसी की आज सिचुएशन ये है कि हमारा कहीं भी एक्सपोर्ट का कोई पैरिटी नहीं है। ठीक है। लोकल जो प्रोटीन की वजह से कैटल फीड में और उसमें क्या कहते हैं पोल्ट्री फीड में जाता था, वो डीडीजीएस रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्रशिंग कम हो रही है, क्रशिंग रुक रही है। तो सोयाबीन में बहुत बड़ा कोई बदलाव मुझे लगता नहीं है कि आएगा। हाँ, उसको एक प्रोटीन क्रॉप हम समझ सकते हैं आएगा, अगर गवर्नमेंट डीओसी के ऊपर कोई इंसेंटिव, या गवर्नमेंट अगर इस तरह करे कि WTO ये कहता है कि हम उसके ऊपर इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, तो उसका तरीका है। आज गवर्नमेंट एमएसपी के ऊपर माल खरीदती है। आप एमएसपी पे माल खरीदते हो, उसके लिए पैसा भी लगाती है गवर्नमेंट, फाइनेंस भी करती है, वेयर हाउसिंग भी करती है, फिर उसको बेचती भी है, सब कुछ होता है। अगर गवर्नमेंट इसकी बजाय अपनी एजेंसीज, नोडल एजेंसीज के थ्रू, MMTC है, नेफेड है, जो भी एजेंसीज हैं, उनके थ्रू डीओसी को परचेज करें, पोर्ट के ऊपर बिड लगाकर डीओसी परचेज करें। अच्छा। और जो वहां एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको एक्सपोर्ट की पैरिटी के ऊपर उसको बेचे, तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट हम WTO को भी उल्लंघन नहीं करेंगे और हमारे को जो उसका डीओसी का है वो निपटान नहीं हो जाएगा। अगर डीओसी का निपटान नहीं होता है तो आने वाले टाइम में हमारा सोया का क्रॉप मुझे खतरे में लग रहा है। तो सोयाबीन लगता है कि आपको फार्मर्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे अदर क्रॉप्स की तरफ, जहाँ पे उनको ठीक ठाक पैसा मिलता है। जी। अच्छा, एक चीज़, अभी फिलहाल मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी ना के बराबर है, सूरजमुखी। और अगर मैं सोयाबीन की बात करता हूँ, इनमें कौन सी तिलहनी फसल आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है कि जो 2025 में अच्छा मुनाफा दे सकती है? देखिए सर, सोयाबीन तो बहुत नीचे चल रहा है, एमएसपी से भी काफ़ी नीचे चल रहा है। मूंगफली एक अच्छी फसल है, मूंगफली का दाना भी एक्सपोर्ट होता है हमारा, वो टेबल उसमें भी काम आती है और ऑयल के लिए भी काम आती है। और इस बार मूंगफली ने भी ठीक ठाक अच्छी फसल हुई है और लोगों ने उसका रिटर्न भी अच्छा कमाया। और सरसों में तो आप सब जान ही रहे हैं कि सरसों में किसान ने भी पैसा, किसान के पास अभी भी मैं समझता हूँ 40-45 लाख टन फसल, 40 लाख टन के करीब किसान के पास है, जो कि अभी आपको आने वाले मंथ्स में दिखेगी, क्योंकि किसान ने शुरू से ये सोच लिया था कि इस बार सरसों 7,000 के पार जाएगी। वजह रही कि उन्होंने एमएसपी पर या एमएसपी से नीचे जब बिक रही थी तो हमारी अराइवल्स बहुत कम रही और हमारे को उस हिसाब से सरसों अवेलेबल नहीं हो पाई। यूएस का काफ़ी प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि आप हमारे GM सीड्स लीजिए, जिसमें सरसों, सोयाबीन भी शामिल हैं, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत उसका विषय, टिपिकल विषय है और इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल भी है और इसके ऊपर बहुत अभी संशोधन, मतलब वो होने की ज़रूरत है। आप ये समझिए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होने की ज़रूरत है। एक बार अगर हम मस्टर्ड को GM, नॉन GM और GM हम लेके आ जाते हैं तो हमें सारा बीज बाहर से खरीदना पड़ेगा, हमारा बीज वो काम नहीं आएगा, हमारी धरती खराब होगी। अभी इसके ऊपर बहुत सारी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट भी तो कैपेबल हैं, वो भी तो GM सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई इसके ट्रायल सक्सेस हुए हैं। ट्रायल्स बहुत हो रहे हैं बट अभी तक कोई सक्सेस ट्रायल नहीं हुआ है और कोई बहुत जल्दी इसका कोई वो आने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है जिस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आया गया था हिंदुस्तान के अंदर में 1965 के अंदर में, तो उस समय पर बीज, वीट का जो बीज था और जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो US से ही
इंपोर्ट की गई थी या यूएस से ही उसको लिया गया था। क्या इसमें तिलहनी फसलों के अंदर में हम उस टेक्नोलॉजी को यूएस से या अदर मार्केट से ऑब्जर्व करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई जाए और उससे जीएम सीड्स यहीं हिंदुस्तान के अंदर में प्रोड्यूस किया जाए और किसानों को दिया जाए? लेकिन आप देखिए, सरसों की अगर हम बात करें और उसको जीएम की बात करें, तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च नहीं हो पाई हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक क्या है, सरसों का बेसिक है हमारा जल, जो उसमें झांस आती है, पंजेंसी जिसे बोलते हैं हम, 30 पंजेंसी है, 28% है, वो चीज़ जीएम सीड में नहीं आएगी। ओके। तो ये एक, और हमारा मस्टर्ड पॉपुलर क्यों है, उसकी वजह से ही हमारा मस्टर्ड, उसका एक अरोमा है, उसका टेस्ट है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद। अभी इसके ऊपर रिसर्च होनी बाकी है और इसको जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहिए, ये मेरा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है सरसों भारत को, बिल्कुल, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी एक डिफरेंट है जी, और एनवायरनमेंट भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर में वो प्रोड्यूस भी जी, होता है जी। लेकिन हम और इंडस्ट्री उसको ठीक से पॉपुलराइज नहीं कर पाई या एंड यूज़र तक नहीं लेकर के जा पाई और उसको सिर्फ गरीब का ही तेल समझा जाने लगा? ऐसा नहीं है सर। हाँ। आप अगर कोविड के बाद की मैं बात करूं, तो सरसों ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। ओके। और सरसों की जो डिमांड है हमारी फसल से भी, उस टाइम पर 60 लाख टन सरसों होती थी, वो भी हमारे को बचती थी हमारे पास। आज सिचुएशन ये है कि 100 लाख से ऊपर फसल हो रही है, 120 लाख टन भी हुआ, 115 भी हुआ, फिर भी हमारे पास सरसों नहीं है। हमारी सरसों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके। उस हिसाब से अगर क्रॉप हमारी बढ़ती रही तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। सरसों हमारी एक अच्छी तेल है और उसको वो अच्छा ही रहेगा आने वाले। और सरकार इसके कंजम्पशन को कम करने की कोशिश कर रही है। ओबेसिटी एक मुख्य कैंपेन गवर्नमेंट ने रन किया है कि मोटापा घटाइए। मोटापा आपका तब घटेगा जब आप खाद्य तेल में तला हुआ समोसा जो है, जलेबी जो है, उसका प्रयोग कम करेंगे। देखिए सर, सरकार ने जो अभियान चलाया है मोटापा कम करके, ये तो देखो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में ओबेसिटी एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। जैसा कि आप यूरोप में देखते हो कि लोगों का वो है, वो अब इसमें अवेयर हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। वेट बढ़ने की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है और उसके लिए कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल्स, जो ये हमारा चाहे पामोलिन आ रहा है या जो भी तेल आ रहे हैं, सोयाबीन है, वो इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। ओके। एक अंश तक उसके जिम्मेदार हैं। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 10% ऑयल कम यूज़ करो, उससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो हमारा ये होने वाला है कि जो हमारी इंडिजिनस क्रॉप है, हमारा जो इंपोर्ट का बर्डन है वो कम होगा, और दूसरा हमारा सबसे ज़रूरी है, पैसे की बात एक तरफ है, सेहत की बात। पहला सुख निरोगी का है। निरोगी का, राइट। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। आप कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो रही हैं। हमारा पहले हफ्ते में, महीने में एक बार कभी बाहर खाने का होता था, आज हफ्ते में एक बार होने लगा है। और बच्चे तो आज की डेट में मैं समझता हूँ रोज अप्रोक्सीमेटली डेली का रूटीन है उनका एक मील तो उनका बाहर फास्ट फूड की तरफ काफी फास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है। और जो ऑयल हम घर पे यूज़ करते हैं, घर पे हम बहुत एक लिमिटेड ऑयल यूज़ करते हैं, और जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं उसमें एक्चुअल में बहुत बड़ा ऑयल का कंजप्शन होता है। तो जहाँ तक ओबेसिटी की बात है, मेन कारण उसमें जो है हमारा ईटिंग हैबिट्स चेंज होना ही है। राइट। उसके हमें आने वाली जनरेशन को समझाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। राइट। अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो 2026 के अंदर में आप प्रोडक्शन का साइज क्या देखते हैं मस्टर्ड का और कंप्लीट ऑयल सीड पैक का? देखिए सर, इस बार बारिशें बहुत अच्छी हो रही हैं जी। सोयाबीन की बिजाई हमारी अच्छी हो रही है। ठीक है। सोयाबीन आज बेशक हमारा एमएसपी से नीचे बिक रहा है, तो गवर्नमेंट ने पीछे एमएसपी पे 25-30% 25 लाख टन खरीदा है, तो वो ठीक है और बिजाई ठीक होगी। मैं नहीं समझता कि इस बार हमारा सोयाबीन में कोई हिट आने वाला है क्रॉप के अंदर। ठीक है। जहाँ तक सरसों की बात है, सरसों में इस बार किसान ने अच्छा पैसा कमाया है और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि सरसों की बिजाई भी हमारी कम से कम 10% और बढ़ेगी इस बार। और जो क्रॉप हम 100-110 की बात करते हैं, 120 से क्रॉस होने की मुझे उम्मीद है, ये मस्टर्ड अगर मौसम ठीक रहा और सब कुछ ठीक रहा। और ओवरऑल अगर एडिबल ऑयल पैक की और जो एडिबल ऑयल्स हैं, देखो मस्टर्ड
और सोया, इन दोनों को छोड़ के और कोई ऐसा हमारे पास तेल नहीं है। Component नहीं है, right. देखो कॉटन हमारा बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होता है, एक एरियाज भी ठीक हो है। के रह गया है कि आपका गुजरात में होगा, पंजाब में होगा, थोड़ा सा होगा। तो सरसों एक हमारी बहुत बड़े एरिया में होता है। अब देखो यूपी बढ़ रहा है इस बार, बिहार में, और इस बार इवन हमारे पास जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास सरसों की बिजाई की रिपोर्ट्स आई थी पिछली ओके। बार, और वहाँ भी पैदावार हुई है। बंगाल में हमारी सरसों की बिजाई हो रही है। वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो चैलेंज है वो इस क्रॉप के लिए 2025 में तो बेहतरीन साबित हुआ। गर्मी में अच्छी पड़ी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी प्रोडक्शन ठीक ठाक निकल करके आया। इस साल आपको क्या लगता है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि अल्नीनो का इम्पैक्ट इस साल आ सकता है? लेकिन मेरे को ये लगता है कि सरसों में हमें इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि सरसों एक हमारी ऐसी क्रॉप है, अगर वो पानी कम भी हो तो चल जाता है। अभी पानी बहुत अच्छा है, जमीन बहुत नम है, बिजाई बहुत अच्छी हो जाएगी। बीच में अगर एक बार या दो बार भी बरसात सही टाइम से हो जाती है और मौसम थोड़ा गर्म भी रहता है किसी वजह से, जैसा आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक वरदान ही साबित होगा, जो मुझे लगता है। और सरसों का तेल का यील्ड भी बढ़ेगी और सरसों भी बढ़ेगी। 5 फिगर्स टच हो सकते हैं सरसों में, 10,000 का स्तर आ सकता है? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है और बहुत दूर भी है। चांसेस कितने लगते हैं, कितने फीसद चांसेस? अभी मुझे अभी ज़्यादा दूरी लगती है? अभी दूरी लगती है। अपर साइड क्या देखते हैं आप? सरसों एक बार हो सकता है 8,000 पे हो जाए, 7500 और 8,000 के बीच में हो जाए। अच्छा, और बॉटम साइज क्या देख रहे हैं अभी आप? बॉटम 6500। बॉटम साइज आप 6500 और 7,000 रुपये के करीब। 6500-7,000 रुपये के आसपास अभी आप देख रहे हैं करंट प्राइसेस से। बहुत ज़्यादा, यानी कि 6500 से लेकर के 8,000 रुपये के बीच में ही वेरी करता रहेगा, 1,500 रुपये के अंदर। जिन लोगों के पास स्टॉक इन हैंड है उन्हें क्या करना चाहिए? लिक्विडेट कर देना चाहिए, इन हैंड रखना ये चाहिए? सबके अपने उसका अधिकार क्षेत्र का, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुरेश, मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम जानकारियाँ दर्शकों के साथ साझा की। निश्चित तौर के ऊपर पे डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज के साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता लानी है खाद्य तेलों के अंदर, तो उसके लिए एरिया जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अगर वो इंक्रीज होता है तब भी आपका फ़ायदा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है लगातार, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं। लेकिन प्राइस बैंड को लेकर के सुरेश जी ने बताया कि 6500 से लेकर के 8,000 रुपये के बीच में ही बाजार घूमता नजर आ सकता है। कहीं में जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।